हेलो एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों। ये देखिए, एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं पहले और उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर 3 पेन हैं और सेम ही रंग के पेन हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, बॉल पॉइंट पेन। वो मेरे पास ये रहे 3 पेन। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। ये जो पहला पेन है, ये वाला पेन, ये मैंने खरीदा था 10 रुपये में। 10 रुपीज़ का पेन आया था और मैंने अपने पास रख लिया। जो ये दूसरा पेन है, ये दूसरा पेन मैंने खरीदा 5 रुपये में। तो पहला खरीदा मैंने 10 रुपये में, दूसरा खरीदा 5 रुपये में और तीसरा पेन मैंने खरीदा 7 रुपये में। कितना हो गया? मैं भी कंफ्यूज हो गया। 10, 5 और 7 ऐसे मान लेते हैं कि पहले 10 रुपये में ये आया, फिर 5 रुपये में ये आया, 7 रुपये में ये आया। तो अगर मुझे इशू करना है, सबसे पहले तीनों पेन सेम है, देख लीजिए, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तीनों सेम पेन है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं। 3 पेन सेम तरीके के लिखते हैं, सेम ब्लू है और येलो बॉडी में है, तीनों सेम है। हाँ, इसका मैंने कैप थोड़ा सा दूसरा लगाया हुआ है, मान लेते हैं सेम है तीनों। तो आपको अगर पहले इशू करना है, और यदि आप इस पेन को इशू पहले करते हैं क्योंकि आपने सबसे पहले इसको खरीदा था, तो ये आप इशू कर देंगे 10 रुपये वाला पेन। उसके बाद आप इशू कर देंगे 5 रुपये वाला पेन, और जब भी इशू का डिमांड आएगा फिर आप इशू कर देंगे 7 रुपये वाला पेन। मान लेते हैं कि आपने 10 रुपये वाला पेन दे दिया, 5 रुपये वाला पेन दे दिया, और ये पेन जो 7 रुपये का था ये आपके पास अभी पड़ा हुआ है, और आप एक पेन और खरीद लेते हैं 5 रुपये का। तो ये 7 रुपये का पेन खरीदा हुआ पड़ा है, 5 रुपये का और आ गया। अब आप एक पेन इशू कर रहे हैं, तो आप कौन सा पेन इशू करेंगे? ये वाला। जो पहले आया वो पहले गया, इसको बोलते हैं फीफो मेथड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर से यही हुआ कि पहले एक 10 रुपये का पेन आया, फिर 5 रुपये का पेन आया, और फिर ये 7 रुपये का पेन आया। जैसे ही आपको इशू करना है, अगर आप इस पेन को पहले इशू करेंगे, 7 रुपये वाले पेन को, उसके बाद कुछ आया इशू, तो आप इसको करेंगे 5 रुपये वाले पेन को। तो दैट मीन्स कि आप लीफो फॉलो कर रहे हैं। लास्ट में जो आया पहले सबसे जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले इशू होगा। अब ये 10 रुपये का पेन मेरे पास बचा हुआ है, हम लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, और 10 रुपये के पेन के साथ मैंने परचेज कर लिया एक और पेन 5 रुपये का। अब मुझे इशू करना है, मैं कौन सा करूंगा? जो सबसे बाद में आया उसी को इशू करूंगा। इशू कर दिया। फिर मैंने 2 पेन खरीद लिए 7-7 रुपये के। अब मुझे 2 पेन इशू करने हैं, कौन से करूंगा? यही दोनों कर दूंगा। तो मतलब जो पहले आया, जब तक उसकी डिमांड नहीं आ रही है, जब तक लास्ट में जो क्वांटिटीज आ रही मेरे पास बची हैं, तब तक वो लास्ट वाली क्वांटिटीज में पहले इशू करते रहूंगा। अब मान लेते हैं मेरे पास ये एक पेन बचा है और इसको मुझे इशू करना है, तो फिर ये करना ही पड़ेगा। या फिर मेरे पास ये पेन भी है और एक मैंने 5 रुपये का और पेन ले लिया, डिमांड आ गई कि 2 इशू करने हैं, तो मैं पहले इसको इशू करूंगा, उसके बाद इसको इशू करूंगा, और ऐसे करके आपके सारे पेन कंप्लीट हो जाएंगे। यदि मैं वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा हूं, तो वेटेड एवरेज में ये पेन मैंने 10 रुपये का लिया, ये पेन मैंने 5 रुपये का लिया, और मान लेते हैं कि ये पेन मैंने 6 रुपये का लिया। तो ये 10 का लिया, ये 5 का लिया, ये 6 का लिया, 3 पेन मैंने खरीदे। तो जैसे ही पेन ऐड हो रही हैं, मैं एवरेज करे जा रहा हूं। जैसे कि मैंने 10 रुपये का पेन लिया, तो अभी 1 यूनिट है, इसकी प्राइस है 10 रुपीज़। फिर मैंने 5 रुपये का पेन लिया, तो मैं कहूँगा ये देखिए मेरे पास 2 पेन हो गए 15 रुपये के, यानी कि एक पेन 7.5 रुपये का है। फिर मैंने एक और पेन लिया 6 रुपये का, तो इन तीनों का टोटल हो गया 10 + 5, वैसे तो 15 हो चुका था इनका टोटल, 6 और हो गया 21 रुपये, और 21 को 3 से डिवाइड कर दूंगा 7 रुपये। मैं कहूँगा एक पेन अब 7 रुपये का है, इशू करना है। तीनों में से कोई भी इशू कर दो, तीनों में से कोई भी क्वांटिटी इशू कर दो, 7 रुपये पर ही जाएगी। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, कि आपने एक क्वांटिटी ली, दूसरी क्वांटिटी ली, तो आपने दोनों को एवरेज कर दिया कि हाँ, एक था 10 रुपये का, दूसरा था 5 रुपये का, दोनों आ गए 7.5 रुपये का, एक पेन हो गया। इशू करोगे 7.5 पर करोगे, कोई भी इशू करो। अब 3 आ गई क्वांटिटीज, तो 3 का एवरेज कर लिया आपने और बोल दिया कि ये तीनों पेन, हर एक पेन 7 रुपये का है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं था। एक्चुअली में आपने एक पेन अलग रुपए पर खरीदा था, अलग अमाउंट पर खरीदा, दूसरा अलग अमाउंट पे, तीसरा अलग अमाउंट पे, पर वेटेड एवरेज में तीनों को आपने एवरेज कर दिया।
अब कोई भी इशू करो सब 7 रुपए के हो गए, 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 21 रुपए। 21 रुपए को 3 से डिवाइड किया, 7 रुपए। 7 रुपए का एक पेन है, कोई भी इशू करो, एक, दो या फिर तीनों। एक इशू कर दिया तो 7 रुपए पर इशू हो गया, 21 में से 7 रुपए माइनस हो गए, 14 रुपए बच गए। भाई 14 रुपए बच गए, 14 रुपए के 2 पेन, 7 रुपए का एवरेज आ रहा है। एक मैंने और खरीद लिया, ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, तो अगर मैंने 10 रुपए का खरीदा तो 14 + 10 कितना हो गया, 24। तीनों का टोटल बन गया 24, और 24 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आ गया 8। तो अब हर एक पेन 8 रुपए का हो गया। मतलब कि जैसे ही क्वांटिटी जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही क्वांटिटी आएगी फिर से एवरेज बन जाएगा कि भाई हम इतने रुपए के थे और एडिशन हो गई, टोटल इतना हो गया, इतनी क्वांटिटीज हो गई, एवरेज कितना आ रहा है। आप हर बार हर एडिशन पर देखोगे और इशू करने के टाइम टेंशन नहीं लोगे कौन सा इशू कर रहे हो। इशू करने के टाइम तो आपको पता है सारे पेन ही 8 रुपए के, कोई भी इशू कर दो तो 8 रुपए माइनस कर दोगे, आपके पास 16 रुपए के पेन है, 2 और बच जाएंगे। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो इसी के साथ हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास, और आज जो है आपका ये पूरा का पूरा जो मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। हाँ, मैं मानता हूँ थ्योरी का जो पार्ट है, 10 नंबर का जो थ्योरी पार्ट है वो मैं एंड के लिए रख रहा हूँ, उसको हम कर लेंगे, आता ही नहीं कभी पेपर में, इसीलिए उसको मैं सबसे एंड में कराऊंगा। पर अभी आपको मैं जितना भी प्रैक्टिकल है वो सारा का सारा अभी कंप्लीट करा देता हूँ। तो यहाँ तक आपको पता है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 6 तक कर चुके हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हमने करी थी कल, जो कि बिल्कुल मिलती जुलती थी जो हमने इलस्ट्रेशन करी थी उसी से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10 कर दिखाता हूं। यहाँ पे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर्स लेजर। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपनी बुक में ओपन कर लीजिएगा। स्टोर्स लेजर में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है, क्या निकाली आओ देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं है, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। आपने परचेज करी है जनवरी 1 को 100 रुपए की परचेज करी है, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो कितना हो गया, 100 में आपने परचेज करी, 100 रुपए में परचेज करी, 1 रुपए पर यूनिट था, 100 क्वांटिटी थी, तो अमाउंट भी 100 रुपए निकल कर आएगी। उसके बाद आपने जनवरी 20 को 100 क्वांटिटी और परचेज करी 2 रुपए के हिसाब से, तो 200 रुपए का सामान परचेज कर लिया। अब आप इशू कर रहे हो 60 क्वांटिटी किसी एक जॉब वर्क के लिए। जॉब वर्क का नाम दे दिया, 16 है जॉब वर्क का नाम, और यहां पर 17 नाम दे दिया। कोडवर्ड है कि इस पर्टिकुलर जॉब पर जो काम हो रहा है उसका कोडवर्ड दे दिया 16, 17, 18, 19। जितने भी जॉब के ऑर्डर आते रहते हैं उसको एक नाम दे देते हैं वहां पे सीरियल नंबर के हिसाब से, तो आपको देने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा। कंप्लीट द रिसिप्ट्स एंड इशूज वैल्यूएशन बाय अडॉप्टिंग फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, tabulate the values allocated to job work 16 and job work 17 and the closing stock under the method aforesaid and discuss from different points of view which method would you prefer। तो काफी सारे सवाल पूछ लिए गए। पहले तो आपको यह बताना है कि फीफो पर अगर आप इशू करोगे तो इशू प्राइस क्या होगी, लीफो पर इशू करोगे, वेटेड एवरेज पर इशू करोगे तो कितने पर इशू करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर यह पूछी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसकी वैल्यूएशन क्या होगी। तीसरी चीज यहां पर यह पूछी है कि अलग अलग व्यू पॉइंट से आपको बताना है कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे, कौन सा मेथड सही रहेगा, लीफो, फीफो या वेटेड एवरेज। इसका मतलब यह कि क्वेश्चन को सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उस एक क्वेश्चन में जितनी बातें पूछी है उसको हम ध्यान से समझेंगे, और अब हम आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको आंसर करने का तरीका बता रहा हूं। टेबल बनाओगे जैसे आपको सिखाई थी, और उस टेबल में आप ओपनिंग 0 डालोगे, परचेजेस डालोगे, इशू डालोगे, बैलेंस लिखोगे, और ऐसे कर कर आप फीफो के हिसाब से, लीफो के हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से स्टोर के लेजर बना सकते हो। अब यहां पर देखते हैं बिना लेजर बनाए कैसे होगा। फीफो मेथड के हिसाब से आपको बताना है, तो फीफो मेथड के हिसाब से जब 60 क्वांटिटी इशू हो रही है तो 60 क्वांटिटी जो पहले आया उसमें से 60 इशू हो गई, इसमें से 60 क्वांटिटी इशू हो गई 1 रुपए के हिसाब से, तो 60 रुपए हो गए। और फिर 60 क्वांटिटी और इशू हुई तो 40 क्वांटिटी तो यहां पर इशू हो गई, और बाकी 40 के अलावा जो 20 क्वांटिटी बच गई 2 रुपए के हिसाब से, वो यहां से इशू हो गई। तो दैट मीन्स 60 + 40, 100 + 40, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 140 का आपने इशू करा है, और 160 रुपए का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया।
सर 160 का कैसे बचा? सर देखिए 200 क्वांटिटी थी, 120 चली गई, तो 80 क्वांटिटी आपके पास बची है, और 80 क्वांटिटी जो आपके पास बची है वो इसमें से बची होगी, क्योंकि फीफो में हम पहले जो आता है वो पहले चले जाता है। तो जो 80 क्वांटिटी है, तो जो 80 क्वांटिटीज है वो यहाँ से बची है, इस वाली 100 क्वांटिटी में बची है, मल्टीप्लाई बाय 2 160 आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड के हिसाब से। लीफो में क्या होगा सर? लीफो में उल्टा होगा, ये जो 60 क्वांटिटी इशू करेंगे वो पहले यहाँ से 60 क्वांटिटी इशू कर देंगे 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 120 रुपए। उसके बाद जो 60 क्वांटिटी इशू होगी तो 40 क्वांटिटी यहाँ से इशू हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वांटिटी थी, 60 पहले इशू हो गई, 40 और इशू कर देंगे, तो 100 की 100 पूरी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 80 आ गया। बाकी की जो 20 क्वांटिटी है वो यहाँ से इशू करेंगे 20 रुपए में, क्योंकि 1 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है, और एंड में जो क्लोजिंग बचेगा वो बच जाएगा 80 रुपीज, 80 यूनिट्स का 1 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज। तो यहाँ पर इशू कितने पे हो गया? 120 प्लस 80 जो है 200, 200 प्लस 20, 220 रुपए आपका लीफो के हिसाब से आ गया इशू, और 80 रुपए आपका आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। टोटल अमाउंट कितनी थी? टोटल अमाउंट 300 रुपए थी। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। आइए, यहां पर इसका आंसर दे रखा है, आओ देखें। फीफो के हिसाब से आपने परचेज करी 100 1 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए की रिसिप्ट आ गई। फिर आपने परचेज करी 100 क्वांटिटी 2 रुपए के हिसाब से, 200 की रिसिप्ट आ गई, वैल्यू में 200 रुपए, और क्वांटिटी में 100 रुपए, क्योंकि 2 रुपए की रेट है। इशू कुछ नहीं करा, आपका बैलेंस आ गया। पहले आपने 100 क्वांटिटी खरीदा तो 100 क्वांटिटी का बैलेंस आ रहा था। अगले दिन आपने जनवरी 20 को, यानी कि थोड़े दिनों बाद, आपने और परचेज करी 100 क्वांटिटी की 2 रुपए के हिसाब से, और 200 रुपए का प्राइस आया। तो यहाँ पर आप कैसे दिखाएंगे? आप दिखाएंगे 100 क्वांटिटी तो 1 रुपए वाली पड़ी है, और 100 क्वांटिटी 2 रुपए वाली मेरे पास पड़ी है, दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। मर्ज करके नहीं लिख सकते हो बैलेंस में। मर्ज कर दिया तो मतलब आपने वेटेड एवरेज बना दिया, यानी कि आपने बोला 300 रुपए की मेरे पास वैल्यू का सामान पड़ा है और 200 क्वांटिटी बची है, डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने, तो 1.5 रुपीज आ गए पर यूनिट के, वो वेटेड एवरेज में होगा। यहां पर तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 100 क्वांटिटी 1 रुपए वाली पड़ी है और 100 क्वांटिटी 2 रुपए वाली पड़ी है। अब जब आप 60 यूनिट को इशू करेंगे तो 60 यूनिट को आप पहले 1 रुपए वाली जो आपके पास पड़ी हुई है क्वांटिटी जो पहले आई थी उसमें से आप इशू कर देंगे, और फिर क्योंकि 100 में से 60 क्वांटिटी चली गई तो 40 क्वांटिटी आपके पास और बच गई, 1 रुपए वाली 40 क्वांटिटी बच गई, 40 रुपए आपके पास आ गए बैलेंस में। और जो बाद में 100 यूनिट्स खरीदे थे 2 रुपए के हिसाब से, वो भी नहीं गए, पड़े हुए हैं। तो ये आप हर डेट का बनाओगे, जिस दिन जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस डेट पर आप एंट्रियां पास करते रहोगे, और उसका जो भी रिसिप्ट है, इशू है, उसके बाद बैलेंस जरूर लिखोगे। अब जनवरी 23 को आपने जॉब वर्क 17 के लिए इशू किया, जॉब वर्क 17 के लिए आपने इशू करा, 40 क्वांटिटी तो आपकी पहले वाली में से चली गई, क्योंकि 60 क्वांटिटी इशू करी है तो 40 तो पहले जो पड़ी है उसमें से जाएगी। अब पहले वाले स्टॉक कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो बच गया 20 क्वांटिटी वहां से चली गई 2 रुपए के हिसाब से, और 160 रुपए आपका बैलेंस आ गया, 80 क्वांटिटी बची हुई है। तो अगर आप फीफो के हिसाब से बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे आप। ये पता नहीं इन्होंने क्या लिख दिया, ये फास्ट इन फास्ट आउट मेथड तो नहीं लग रहा मुझे। आओ देखते हैं क्या है ये आई थिंक लीफो मेथड होगा, इसको करेक्ट कर लेना आप। परचेज करी वैसे ही परचेज करी जैसे करते हैं, और परचेज करी वैसे ही आपने बैलेंस लिखा कि मेरे पास 100 क्वांटिटी 1 रुपए वाली है, 100 क्वांटिटी 2 रुपए वाली है। अब इशू के टाइम सारी दिक्कत होने वाली है। इशू के टाइम आपने देखा, अगर मैं लीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, अब जो मुझे इशू करनी है 60 क्वांटिटी जॉब वर्क 16 के लिए, वो मैं जो बाद में क्वांटिटीज आई थी उसी में से इशू करूंगा। जो बाद में क्वांटिटी आई थी 2 रुपए के हिसाब से उसी रेट पर इशू करूंगा, और वही क्वांटिटीज इशू करूंगा। तो वहां से मैंने 60 क्वांटिटी 2 रुपए के हिसाब से इशू कर दी, तो मेरा जब बैलेंस आएगा तो मैं बोलूंगा बैलेंस में जो 100 क्वांटिटी पहले खरीदी थी 1 रुपए के हिसाब से, वो तो मेरे पास अभी रखी हुई है, और जो बाद में मैंने 100 यूनिट्स खरीदे थे उसमें से 60 चले गए, और 40 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से बचे हुए हैं। अगले जॉब वर्क के लिए मुझे 60 क्वांटिटी देनी थी, और जो मेरे पास बाद में क्वांटिटीज आई थी उसमें से सिर्फ 40 क्वांटिटीज ही मेरे पास रखी हुई थी, क्योंकि बाकी ऑलरेडी इशू हो चुकी है। तो 40 क्वांटिटी को मैं पहले इशू कर दूंगा, क्योंकि जो सबसे बाद में आया उसको पहले निकालूंगा। तो 2 रुपए के हिसाब से मैंने 40 क्वांटिटी इशू कर दी, 80 रुपए का मेरा सामान निकल गया। उसके बाद मैंने देखा अच्छा 20 क्वांटिटी तो और देनी है, तो जो मेरे पास मटेरियल बच गया था जो स्टार्टिंग में मैंने खरीदा था, अभी वो भी रखा हुआ है, अब मैं उसमें से इशू कर दूंगा 20 क्वांटिटी 1 रुपए के हिसाब से,
और एंड में आपके पास बैलेंस आ जाएगा जो 80 क्वांटिटी बची है 1 रुपये की रेट पर 80 रुपीज़ बैलेंस आपके पास आ जाएगा। यही अगर आपको वेटेड एवरेज मेथड करना हो तो वो तो 1.5 रुपये के हिसाब से मैंने आपको बताया कैसे होगा। आप परचेज करेंगे 100 रुपये 1 रुपये के हिसाब से तो आपका बैलेंस उतना ही आएगा। जैसे ही आप और परचेज करेंगे 100 क्वांटिटी 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये आ गए। जैसे ही आपने और परचेज करा तो यहां पर आपके पास क्वांटिटीज 200 हो गई, 100 पहले थी 100 आ गई, क्वांटिटीज 200 हो गई, और जो अमाउंट है वो 100 रुपये का पहले था, 200 रुपये का सामान हो रहा है, अमाउंट 300 हो गई। तो अमाउंट 300 है, क्वांटिटी 200 है, रेट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वैल्यू बाय क्वांटिटी। तो एक रेट आ गई। अब जब भी आप इशू करोगे 60 क्वांटिटी तो आपको पता है कि मेरे पास 200 क्वांटिटी 1.5 रुपये के हिसाब से बची है, उसमें से 60 क्वांटिटी 1.5 रुपये के हिसाब से इशू कर दोगे और बाकी बैलेंस आ जाएगा जो भी माइनस कर कर आएगा। उसके बाद आप 60 क्वांटिटी और इशू करोगे, 60 फिर से इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 रुपये पर इशू होती रहेगी। और जैसे ही कोई नया एडिशन होगा टोटल क्वांटिटी टोटल अमाउंट इतनी है, रेट बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी। जब इशू करते रहोगे तब बैलेंस चेंज नहीं होएगा, जब इशू करते रहोगे तब रेट चेंज नहीं होगी, जब परचेज करोगे तो रेट बदल जाएगी, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज अलग रेट पर थी, कुछ नई क्वांटिटीज अलग रेट पर आई। अब दोनों को जब एवरेज कर दोगे आप, ये अमाउंट है, ये क्वांटिटीज है, वेटेड एवरेज ये निकल रहा है, तो वहां पर रेट आपकी चेंज हो जाती है। फिर उसी रेट पर आप इशू करते रहोगे। इसको वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं। और इसी से अगर आप देखोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग निकल कर आया। यहाँ पर 120 रुपये निकल कर आया है, वहां पर 80 और 160 रुपये था, और जो मटेरियल जो भेजा उसमें भी अलग अलग रेट्स निकल कर आई है। फीफो में कितनी है, लीफो में कितनी, वेटेड एवरेज में कितनी, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा था। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई है। तो फिर हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। और एक और चीज यहां पर पूछी है, कौन सा मेथड सही रहेगा कि सिचुएशन में, वो भी हमें बताना है हमारे एग्जामिनर को। तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ, और फिर हम जरूर करेंगे, डेफिनेटली विल डू इट। मटेरियल कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन आपका हो गया। मटेरियल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मटेरियल कंट्रोल के, ऑप्टिमाइज करेंगे मटेरियल कॉस्ट, वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, रिक्वायरमेंट्स फॉर मटेरियल कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, पूरा का पूरा प्रोसीजर ये मैंने आपको चार्ट करवाया है। दोस्तों जो भी आपकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है ना, वो मैंने आपको करवाई है। तो इसी के लिए आपका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर डिस्कस करा है। मटेरियल वैल्यूएशन जो है ये पूरा डिस्कस करा है, इलस्ट्रेशन 1 करा है, मटेरियल स्टोरेज की हमने बात करी है, और बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स, और ये कैसे बनते हैं स्टोर लेजर, इसकी चर्चा करी है, इन्वेंट्री कंट्रोल की चर्चा करी है, सारी की सारी इलस्ट्रेशंस आपको करवा दी है। उसके बाद आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट वाला क्वेश्चन भी आपको कराया था, समझाया भी था क्या होती है। उसके बाद जस्ट इन टाइम भी बताया है आपको, और ABC एनालिसिस भी आपको कराया है, उसका क्वेश्चन भी करवाया है। और उसके बाद जो है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग बताया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको सिखाया है। फिजिकल कंट्रोल मेथड जो है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं टू बिन सिस्टम या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट जो है फिजिकल कंट्रोल करने के लिए, इन्वेंट्री का जो कंट्रोल है वो करने के कुछ मेथड्स हैं जो पुराने टाइम में फॉलो किए जाते थे, आज भी फॉलो करते होंगे पर पुराने टाइम में ज़्यादा फॉलो करते थे। इस सिस्टम में क्या होता है कि बिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्मॉलर पार्ट जहां पर क्वांटिटीज जो है मिनिमम स्टॉक जो आपके पास रखना चाहिए आपको, या फिर जो आपका रीऑर्डर लेवल है उतनी क्वांटिटीज आप इस छोटे वाले बिन में रखते हैं। बड़े वाले बिन से आप इशू करते रहते हैं। जब बड़े वाले बिन का कंप्लीट हो जाता है और छोटे वाले बिन जो है वहां से आप क्वांटिटीज इशू करनी स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम पर आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसको बोलते हैं 2 बिन सिस्टम, यानी कि 2 बिन, 2 डब्बे, 2 बॉक्स रख लिए, 2 अलमारी रख ली, एक छोटी एक बड़ी, बड़ी से आप इशू कर रही हैं, छोटी में भी सामान रखा है, मिनिमम स्टॉक रखा है, या जो रीऑर्डर लेवल है उतना सामान आपने स्टोर करके रखा है। क्योंकि थ्योरी में तो आप पढ़ लेते हो मिनिमम ऑर्डर लेवल ये है, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करा है, मिनिमम ऑर्डर लेवल तक की स्टॉक को अलग रखा है, बाकी स्टॉक को अलग रखा है, और नॉर्मल स्टॉक से आप इशू करते रहते हैं। बट जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं और आप रीऑर्डर लेवल वाले स्टॉक जो है, मिनिमम स्टॉक जो है, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो एज पर मैनेजमेंट, तो जब भी आप उसे यूज करने स्टार्ट करते हैं तुरंत ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वो खत्म हुए उससे पहले आपके पास ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो ये एक सिस्टम है, बजट्स वगैरह बनाकर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का मतलब है जो हम स्टोर्स के लेजर बनाते हैं उसे परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और स्टॉक जो वेरिफिकेशन है, जो स्टॉक काउंटिंग वगैरह करते हैं, वो साल के एंड में या पीरियड के एंड में, महीने के एंड में कर सकते हैं।
कई लोग जो हैं जहाँ पर उन्हें पता है कि इतनी रेट पर ही मटेरियल मेरे पास आता है, सेम रेट है, तो वो बार बार अपना वैल्यूएशन क्यों करेंगे, बार बार रिकॉर्ड्स क्यों बनाएंगे। वो देंगे ठीक है मेरे पास 100 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी आती है, स्टैंडर्ड रेट है, मुझे मालूम ही है, जो भी पीरियड है उसके एंड में गिन लिया कितना स्टॉक है, मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। समझ गए आप। तो वैसे भी लोग करते हैं, बट जहाँ जहाँ अलग अलग रेट से मटेरियल आते हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो वहाँ पर आप उसके लेजर्स भी बनाकर रख सकते हैं। दोनों तरीके हैं करने के, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। मटेरियल का इशू प्रोसीजर जो है वो है एक रिक्विजिशन नोट। मटेरियल जो आप इशू करते हैं वो रिक्विजिशन नोट के अगेंस्ट आप मटेरियल इशू कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत थी, उन्होंने मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजा, तो आपने मटेरियल इशू किए। या फिर आप मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को सामान भेजना चाहता है, कई बार बहुत ज़्यादा बल्कि जो मटेरियल होते हैं उसको आपने मंगवा लिया, फिर आप स्टोर में वापस नहीं भेजना चाहते, तो आप कहते हैं चलो ठीक है, इसी मटेरियल को अगर मेरे दूसरे डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकता है, दूसरे जॉब पर यूज़ किया जा सकता है, तो मैं इंस्टेड मटेरियल को रिटर्न करूं, मैं अपने दूसरे जॉब पर ट्रांसफ़र कर देता हूं। और उसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो नोट बनता है उसे हम मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है मटेरियल को इशू करने का। साथ ही में अगर मटेरियल रिटर्न करने पड़ते हैं कि मटेरियल यूज़ में नहीं आए, ज़्यादा क्वांटिटीज़ मंगवा ली, जो आपने प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा क्वांटिटीज़ मंगवा ली, उसे आप स्टोर में रिटर्न कर सकते हैं। मटेरियल वैल्यूएशन जो है, आपको कॉस्ट प्राइस मेथड मैंने बताया। कॉस्ट प्राइस मेथड में स्पेसिफिक प्राइस आपको बताया था मैंने क्या होता है, फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, ये सब मैंने बताया। बट यहीं पर फीफो लीफो में कुछ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखी है, जो हम पढ़ने के बाद हमारा जो इलस्ट्रेशन रह गई है, जो एक्सरसाइज हमें करनी है, उसके मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो अब ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब पहले जो है यहाँ पर फीफो मेथड आ रहा है। फीफो मेथड की कुछ एडवांटेजेस दे रखी है। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू ऑपरेट। जी हाँ, बहुत आसान है, जो पहले आया पहले गया, झंझट नहीं है। हालांकि इसकी डिसएडवांटेजेस जो है वो बाद में करेंगे, पहले एडवांटेजेस देखते हैं। मटीरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट विथ विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड हैव बीन चार्ज्ड। हाँ, ये तो सही बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जितना पैसा खर्चा हुआ है सामान को लाने में, जब आप उसे इशू करोगे तो उतने रुपए पर ही आप इशू कर देते हो। दैट मीन्स कि वो आपका कॉस्ट बन जाएगा प्रोडक्शन का। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उस कॉस्ट को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी तो जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ उसकी कॉस्ट भी वहां पर आएगी। तो इसीलिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वही वहां पर जाती है। ये इसकी एक एडवांटेज है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस द यूज ऑफ दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट्स। प्राइसेस गिर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, मैंने पहले जो खरीदा वो था 10 पर, दूसरा मैंने खरीदा 7 रुपए पर, फिर मैंने खरीदा 5 रुपए पर। पेन की प्राइसेस डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो जैसे ही मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं, मैं पहले 10 रुपए वाली क्वांटिटी इशू करूंगा, जो पहले आई पहले गई, फिर 7 रुपए वाली, फिर 2 रुपए वाली। प्राइसेस फॉल हो रही है, पर मैं इशू कर रहा हूं जो हायर प्राइस पर पहले आई थी, जिससे कि मेरे प्रॉफिट्स कम आएंगे। और इसीलिए हमारे लिए बेटर है कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो इन्वेंट्री हमने बाद में परचेज करी उसकी कॉस्ट कम थी। ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी रिप्रेजेंटेड वेरी क्लोजली एट द करंट मार्केट प्राइस। जी हाँ, जो पहले आया वो पहले चले गया, तो इन्वेंट्री में जो बचा होगा वो एंड में जो आया उसी में से बचा होगा। तो इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस आएगी, जो भी मार्केट में करंट रेट चल रही है उस मटेरियल की, उसी के हिसाब से प्राइसिंग होगी। दैट मीन्स कि थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मोर रियलिस्टिक लगेगी। ऐसा नहीं है जो 5 साल पहले सामान खरीदा था उस वैल्यू पर आप क्लोजिंग स्टॉक लेकर आ रहे हो, नहीं। जो पहले आया वो पहले चले गया। हाँ, नहीं बिका तो आपका क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा होगा, बट अगर बिक गया तो जो एंड में जो सामान बच गया है वो कितने पर आपने खरीदा था उसी अमाउंट पर तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो इसीलिए मोर प्रैक्टिकल है मेथड एज फार एज दीज पॉइंट्स आर कंसर्न। बट अगेन, अगर इसका उल्टा हो जाए और प्राइसेस राइज करने लग जाए कि पहली मैंने 5 पर खरीदा, अब 7 रुपए पर, अब 10 रुपए और 15 रुपए पर अलग अलग मटेरियल खरीद रहा हूँ नया नया, पर इशू मैं करता हूँ जो कम प्राइस पर खरीदा था उससे पहले इशू कर देता हूँ, तो वहां पर जो रियल प्रॉफिट जो हैं वो जो होंगे बहुत ही कम आएंगे। मे नॉट बी एडिक्वेट टू मीट द मटेरियल परचेज डिमांड एट द करंट मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके राइजिंग प्राइसेस हैं, और राइजिंग प्राइस में हम अगर फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें होगा क्या कि आपने पहले खरीदा 5 रुपए पर, उसके बाद आपने खरीदा 7 पर, फिर 10 पर खरीदा, और आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो कॉस्ट में आप 5 रुपए डालेंगे जब आप पहली क्वांटिटी इशू करेंगे, फिर 7 रुपए डालेंगे पहली क्वांटिटी इशू करेंगे। 10 रुपए वाली क्वांटिटी बिकी नहीं, आपने रख ली,
तो क्योंकि आपने जो कम रुपए पर सामान खरीदा उसे आपने पहले जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें इंक्लूड कर दिया, तो इससे आपके प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, इससे आपके प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, पर आपके जो रियल प्रॉफिट्स होंगे वो कम होंगे। आपको भी पता है कि करेंटली अगर मैं सामान बेचूंगा तो सेल्स प्राइस तो मुझे पता है कितनी है, और जो मैंने कॉस्ट ली है वो कॉस्ट मैंने फीफो मेथड के हिसाब से ली है और कम कॉस्ट ली है क्योंकि प्राइसेस मेरे इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। यदि मैं आज के प्राइस पर अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूं तो मेरे प्रॉफिट्स कम आ जाएंगे क्योंकि आज की प्राइस बढ़ चुकी है, तो इसीलिए आपके रियल प्रॉफिट्स तो कम है। अगर कोई भी बंदा आपके अभी के प्रॉफिट्स देखता है तो उसे लगेगा अरे वाह कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है, मटेरियल कॉस्ट इतनी हाई हो गई उसके बाद भी, तो उसने मटेरियल पुराना वाला इशू किया था ना, तो जो आपके प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो रियल प्रॉफिट्स नहीं होंगे एक तरीके से। इफ द प्राइसेस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली, तो हाँ इशू हो सकता है, क्लरिकल एरर हो सकते हैं क्योंकि इसमें बार बार आपको हर क्वांटिटी की प्राइसेस लिखनी होती है बैलेंस में, तो क्लरिकल एरर्स हो सकते हैं, बट आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड है, बट उसमें भी टाइप करने में एरर हो सकता है। Since each issue of material to production is related to specific purchase price, the cost charged to the same job are likely to show the variation from period to period. Since each issue of material to production is related to a specific purchase price, the cost charged to the same job are likely to show variation from period to period. हाँ जी, डिसएडवांटेज है। तो जैसे कि आपने देखा कि पहले वो क्वांटिटी इशू होती है जो आपने पहले परचेज करी है, फिर बाद में वो होती है जो बाद में परचेज करी है, तो उस चक्कर में सबकी अलग अलग प्राइजेस हैं, और इसीलिए जो एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्टिंग आई जिसमें आपने मटेरियल यूज़ करा, और जब आप दूसरी जॉब सेम करेंगे, उसी नेचर की जॉब परफॉर्म करेंगे और मटेरियल इशू करेंगे, तो हो सकता है उसकी अलग कॉस्टिंग आए। तो ये फीफो मेथड का एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं कि जो आप सामान खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, किस प्राइस पर ले रहे हैं, वो अमाउंट आ रही है। जब आप इशू करेंगे, जैसे आप 400 किलो इशू कर रहे हैं, तो आप पहले इसमें से इशू करेंगे, फिर 200 किलो इशू करेंगे, तो 200 किलो भी बच गए हैं पहले वाले में से, तो उसी रेट पर इशू करेंगे। फिर आप और 600 किलो इशू कर रहे हैं, तो ये 600 खत्म हो चुके, पहले 400 इशू है, फिर 200 इशू है, 600 खत्म हो गए, तो आप नेक्स्ट क्वांटिटी से इशू करेंगे 1.2 रुपीज़ के हिसाब से। फिर आपके पास 600 इशू है, तो पहले आप 200 इशू करेंगे पुरानी रेट पर, और बाद में जो बाकी बच गई है वहाँ से आप इशू करेंगे, और ये मेथड ऐसे चलते रहेगा जो आपने CPT फाउंडेशन में पढ़ा है, और अभी आपका जो एग्जाम्पल मैंने कराया उसमें भी ये वाला डिस्कस कर लिया मेथड। यानी कि जो पहले आया उसमें से पहले जाएगा, और अगर पहले वाली क्वांटिटी जो आई वो जा चुकी है, तो फिर जो बाद में आई थी, जो बैलेंस में बची हुई है, उसमें से आप इशू करेंगे और उसी रेट पर इशू करेंगे जिस पर परचेज किया था। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो आपका मटेरियल रिटर्न आता है, कई बार जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि मटेरियल रिटर्न नोट बना सकते हैं और स्टोर में वापस सामान भेज सकते हैं, तो रिटर्न जब आएगा तो भी आप उसी रेट पर रिकॉर्ड करेंगे जिस पर आपने इशू किया था, जब निकाला था, जब वापस आएगा तो उसी पर आएगा। तो वो आप चीजें कर सकते हैं। उसमें भी 2-3 चीजें होती है जो मैं आपको बता देता हूं। चलो यहाँ पर मटेरियल जो है आपने इशू कर दिया, उसके बाद मटेरियल रिटर्न आ गया, तो आपने जो है 100 क्वांटिटी करी थी इशू 2 रुपए के हिसाब से, वही आपकी कॉस्ट प्राइस थी, और जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से आपने इशू किया। तो जब ये रिटर्न आएगा तो स्टोर लेजर में आप इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे, मटेरियल रिटर्न करके ये जो 100 क्वांटिटी आई है इसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे 200 रुपये पर, और बैलेंस में भी क्वांटिटी आएगी। पर इसे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आप इसको रिजर्व कर सकते हैं, दैट मीन्स कि जब भी नेक्स्ट आपका रिक्वेजिशन आएगी, मटेरियल रिक्वेजिशन, तो पहले आप यही 200 क्वांटिटी को निकालेंगे जो आपके पास रिटर्न में आई है, आप उसी को निकालेंगे। सर ये भी तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी 2 रुपये के हिसाब से इशू करी हो, और मैंने 50 क्वांटिटी 3 रुपये के हिसाब से इशू करी हो। अब जो मेरे पास रिटर्न आया वो इन 100 क्वांटिटी में से, ये वाली 100 क्वांटिटी में से रिटर्न आया। आपने 100 क्वांटिटी और इशू करी थी 4 रुपये की रेट पर, तो ये सब इशू में गया हुआ था, एक साथ ही इशू हुआ था, पर जो रिटर्न आया वो इस वाले लॉट में से रिटर्न आया। तो आपने जितने पर इशू किया था ये वाले लॉट में से, उतने पर आप रिकॉर्ड करोगे, और साथ में आप यहाँ पर लिख दोगे, साथ में आप इसको रिजर्व करके रख लोगे, और आप कहोगे कि देखिए ये रिटर्न आ गया था, तो जब मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो पहले मैं इसी को निकालूंगा और उसके बाद बाकी क्वांटिटीज को अपने मेथड के हिसाब से निकालूंगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको एज अ फ्रेश रिसिप्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप नई यूनिट खरीदते हैं, वैसे ही आप इस 100 क्वांटिटी को जो रिटर्न आया है, आप ही के ऑर्डर पर गया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अब रिटर्न आ गया है, इसको एज अ फ्रेश ऑर्डर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ऐसे आप फीफो मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब लीफो की बात करते हैं।
लास्ट में जो आया पहले जाएगा। इस मटेरियल की एडवांटेजेस क्या हो देखते हैं। इसकी एडवांटेजेस देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड विल बी आइदर नियरर टू और विल रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा वो जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसी रेट पर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा, क्योंकि जैसे आप नई चीज खरीदते हो इशू भी उसको सबसे पहले कर देते हो, इसीलिए जो नई रेट है उसी के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग हुई है जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं, और जो पहले खरीदा था वो आपके पास अभी इन्वेंट्री में बचे हुए हैं। इससे आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो भी आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो काफी हद तक सही आ जाती है। तो आप सेल्स भी करेंट प्राइस पर लिखते हैं जो आपकी सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट भी जो लेटेस्ट प्राइस में जो आपने खरीदा है अभी उस पर कॉस्टिंग आती है, तो एक तरह से बेटर हो जाती है। पर ये मेथड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, तो हम इसे फॉलो नहीं करते अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में गिवन हो। द यूज ऑफ दिस मेथड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस डज नॉट रिफ्लेक्ट द अनड्यू हाई प्रॉफिट्स इन द इनकम स्टेटमेंट एज इट वाज अंडर द फीफो। बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी प्राइसेस राइज हो रही है तो वो राइजिंग प्राइस जो है वो इसी को अपनी कॉस्ट बनाएगा। लेटेस्ट आपने गुड्स खरीदे, कॉमोडिटी खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, जो भी आप फिनिश प्रोडक्ट में लगाओगे, ज्यादा रेट पर खरीदा, फिर और खरीदा, ज्यादा रेट पर खरीदा, तो ज्यादा रेट पर जो खरीद रहे हो पहले वही आपका स्टोर से जा रहा है और प्रोडक्शन में लग रहा है, तो उससे आपके जो कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो अनड्यू हाई प्रॉफिट्स आपके रिपोर्ट नहीं होते। फीफो की लिमिटेशन इसकी एडवांटेज बन गई, और फीफो की एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज बन जाएगी। अगर फॉलिंग प्राइस है, प्रॉफिट टेंड्स टू राइज ड्यू टू द लोअर मेटल कॉस्ट, yet the finished product appear to be more competitive and are at market price। प्राइसेस गिरने से आपके जो नए आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, नए रॉ मटेरियल खरीद रहे हो एट लोअर प्राइसेस, तो वो जो लोअर प्राइसेस पर आप सामान खरीद रहे हो वो आप यूज करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए, क्योंकि वही आप इशू कर रहे हो। इससे आपकी मटेरियल कॉस्ट तो लो आएगी और प्रॉफिट जो है वो राइज होंगे, पर जो फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यूएशन है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है, वो आपकी मोर कॉम्पिटिटिव रहेगी, हायर रहेगी, क्योंकि जब आपकी प्राइसेस गिर रही थी तो नई वाली प्राइसेस पर तो, गिरने वाली प्राइसेस पर तो इशू हो गए, और जो हायर प्राइसेस थी पहले की वो आपकी अभी भी इन्वेंट्री बनी हुई है। तो ठीक है सर, ओवर अ पीरियड द यूज ऑफ लीफो हेल्प्स टू आयरन आउट द फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट। हाँ जी, और देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। कैलकुलेशन अंडर लीफो बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्बरसम, क्योंकि बहुत ही इसमें दिमाग लगता है, सिंपल नहीं है। लास्ट में आया उसमें से उल्टा चलेगा, पहले जाएगा, लास्ट में आया पहले जाएगा। उल्टा जब करते हैं ना तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और सीधा सीधा करते हैं जो पहले आया पहले गया तो बहुत ईजी होता है। तो फीफो की एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज बन गई। कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सिमिलर बैचेस ऑफ प्रोडक्शन कैरिड ऑन एट द सेम टाइम मे डिफर अ ग्रेट डील। हाँ, जाहिर सी बात है, जैसे आपके फीफो में भी क्योंकि अलग अलग प्राइसेस हैं, सेम प्राइस तो रहता नहीं है, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है और सारी के सारे बैलेंस को रखते होगी, इस पर मैंने इतना खरीदा, इतने रुपए पर इतना खरीदा। लीफो में भी वैसे ही रखते हो, तो जब आप दो बैचेस के लिए अपना इशू करेंगे तो किसी बैच की कॉस्टिंग अलग आएगी, किसी बैच की कॉस्टिंग अलग आएगी, ठीक है ना। जो एक पर्टिकुलर बैच में जा रही है क्वांटिटीज वो अलग रेट पर इशू हो सकती है, दूसरे बैच के लिए अलग रेट पर इशू हो सकती है, तो दोनों बैच में गया तो मटेरियल सेम है पर रेट अलग अलग होगी। फीफो में भी लिमिटेशन थी, यही लीफो में भी लिमिटेशन है। इन टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस देयर विल बी नो नीड for writing of stock value considerably to stick to the principle of stock valuation, that is cost or market price whichever is lower। अच्छा, अगर यहाँ पर प्राइसेस गिरने लग जाए तो इशू हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइसेस गिर रही है तो वहां पर आपके पास जो इन्वेंट्री बचेगी वो तो हायर प्राइसेस वाली इन्वेंट्री आपके पास बच जाएगी, पर एक्चुअली में प्राइसेस कम है। तो कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर हम करते हैं वहां पर, यहां पर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर में क्या होगा, कॉस्ट तो आपकी हायर पर आ रही है, अगर करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो करंट मटेरियल की प्राइसेस गिर गई, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, समझ गए आप। दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। जी हाँ, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो, लीफो फॉलो नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी एक एडवांटेज और दे रखी है, अनड्यू टैक्सेस प्रिवेंट कर लेगा ये, क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के केस में होगा कि आपकी जो करंट कॉस्टिंग आ रही है वो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट्स कम आएंगे, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, पर हमारी टैक्स अथॉरिटीज इस मेथड को मानती नहीं, तो बिल्कुल ही बेकार मेथड है। सर ये याद करने क्या, इसमें देखिए जो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट है और जो प्रोविजन वाला पॉइंट है वो आप याद रख लेंगे, और जो मेथड आसान है कोई मुश्किल है, और इस मेथड का मीनिंग क्या है, सिर्फ ये जो 3-4 बातें हैं याद रखेंगे। आपकी जो लास्ट वाला पार्ट था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें से एक पॉइंट रह गया था। यहाँ पे और भी बोला हुआ है कि आपको बताना है, डिस्कस करना है डिफरेंट पॉइंट व्यू से कि कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहिए, लीफो, फीफो या वेटेड एवरेज। तो इस वाले पार्ट का आंसर मैंने आपको सब समझा दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए,
फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल चार्ज टू ईच जॉब, इट इज मिनिमम अंडर फीफो एंड मैक्सिमम अंडर लीफो। क्योंकि आपने जो एंड में ये जो टेबल बनाई है ना, इस टेबल से ये पता लग रहा है कि आपने कितनी कॉस्ट चार्ज करी है। इतनी कॉस्ट आपने फीफो में चार्ज करी, इतनी लीफो में, इतनी वेटेड एवरेज में। इसका टोटल आप देख सकते हैं 220 हो गया, ये 140 के करीब हो गया, ये 180 के करीब हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट चार्ज करी है वो डिफरेंट है तीनों ही मेथड में, और फीफो में मिनिमम है, लीफो में मैक्सिमम है 200 रुपए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस द यूज ऑफ फीफो गिव राइज टू हाई प्रॉफिट्स। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में जो पहले आया वो पहले चले गया, और अभी जो करंट आपकी इन्वेंट्री आ रही होगी हायर प्राइस पर आ रही होगी, तो जो कम प्राइस पर आया था वो इशू किया था फीफो मेथड में, जो पहले आया था पहले इशू कर दिया था, उससे आपके प्रॉफिट्स हाई आएंगे, और लीफो अगर फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट्स लो आएंगे अगर राइजिंग प्राइसेस का ट्रेंड है। इन केस ऑफ वेटेड एवरेज देयर इज नो सिग्निफिकेंट एडवर्स और फेवरेबल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज वेल ऑन द प्रॉफिट, क्योंकि वो हर चीज को एवरेज ही कर लेता है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट इज अपरेंट फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट that it is maximum under FIFO, moderate under weighted average and minimum under LIFO। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक है 160 है फीफो में आ रहा है, 80 रुपए लीफो में आ रहा है, 120 रुपए वेटेड एवरेज आ रहा है। तो अब आपका कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंपनी को क्या चाहिए, स्टॉक की वैल्यूएशन हाई रखनी है कम रखनी है, उसके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि वो लीफो फॉलो करे, फीफो फॉलो करे, वेटेड एवरेज फॉलो करे। हालांकि लीफो फॉलो करना अलाउ नहीं किया हुआ है। It is clear from the table that the use of weighted average evens out the fluctuation in the prices। evens out का मतलब कि फ्लक्चुएशन को हटा देता है, क्योंकि सबको मिला लेता है। नया स्टॉक आता है उसे अपने में मिला लेता है वेटेड एवरेज, और एक सिंगल प्राइस निकाल लेता है। समझ रहे हो, सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नई चीज आती है कलेक्ट करता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, नई चीज आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बना लेता है। Under this method, the cost of material issued to the jobs and the cost of material in hand reflect greater uniformity than FIFO and LIFO। जी हाँ, वेटेड एवरेज कर लिया, अब उस वेटेड एवरेज पर बैलेंस आ रहा है, अगर इशू करेंगे तो उसी प्राइस पर करेंगे, उसी रेट पर इशू करेंगे, और बैलेंस भी उसी रेट पर बचेगा, क्योंकि वेटेड एवरेज है। जैसे जैसे नई क्वांटिटी आएगी आप वेटेड एवरेज कर लोगे, ना ज्यादा प्राइस ना कम प्राइस, एवरेज रहेगी, और इसीलिए यूनिफॉर्मिटी रहती है। Thus, from different point of view, weighted average method is preferred over LIFO and FIFO। जी हाँ, देखा जाए ना बहुत ज़्यादा एडवांटेज ना बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, इसलिए वेटेड एवरेज बहुत सही रहता है। इसकी डिसएडवांटेजेस नहीं है बेसिकली, इसलिए वेटेड एवरेज ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो सबको यूनिफॉर्म कर लेता है, सारी प्राइसेस को यूनिफॉर्मिटी में ले आता है। तो ठीक है, इसी के साथ आपकी इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट वाली जो है वो हो गई है, और आपका यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 12 दे रखा है, इसे देख लेते हैं। The following transactions in respect of material Y occurred during the 6 months ended 30th June 2019-2020। ये गिवन है आपके पास कि जनवरी में कितना परचेज करा, फरवरी में कितना परचेज करा, मार्च में कितना किया, अप्रैल में कितना, मई में, जून में कितना किया। एक मिनट, बाकी क्वेश्चन नंबर 9 आपका बाकी है और 1-2 इलस्ट्रेशन बाकी है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा मटेरियल कॉस्टिंग हो जाएगा थ्योरी के साथ, और तब तक आप सारी चीज़ें रिवाइज करिएगा, नोट्स वगैरह बनाइएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।